Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Strategic Management Process. Strategic Management Process में कौन कौन से स्टेप होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। Strategic Management क्या होता है हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है कि मीन्स हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और मिशन जो है वो कम्पेटिटिव तरीके से अचीव किए जा सकें। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो प्रोसेस के डिफरेंट 6 स्टेप्स थे। लास्ट लेक्चर में हमने वो 6 स्टेप देखे थे, इंट्रोडक्शन देखा था, उनका टाइटल देखा था। अब उन 6 स्टेप को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द स्टेप नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन करंट मिशन, गोल एंड स्ट्रेटजी। हमें मालूम करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का करंट मिशन क्या है, गोल्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। Every organization needs a mission statement. Mission statement is a statement of purpose, why organization exists and what is its purpose. Look at some example of mission statements. हर ऑर्गेनाइजेशन को मिशन स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट होता है पर्पस का, कि ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उसकी स्टेटमेंट होती है, उसका बयान होता है। वाई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है, एंड व्हाट इज़ इट पर्पस, और इसका मकसद क्या है। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं मिशन स्टेटमेंट की, किसकी, कुछ कंपनीज़ की, ताकि हम बेहतर तरीके से मिशन स्टेटमेंट के बारे में देख सकें। वालमार्ट एक रिटेल स्टोर है अमेरिका के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, काफ़ी सारी इनकी ब्रांचेज हैं। उसका मिशन स्टेटमेंट है सेव मनी लिव बेटर, पैसे बचाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। अकॉर्डिंग टू वालमार्ट आवर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू पुअर पीपल टू शॉप लाइक रिच। वालमार्ट कहता है कि हमारा मकसद है कि जो हम मौका फराहम करें गरीब लोगों को अमीरों की तरह शॉपिंग करने का। ये उसका मकसद है कि अब हम गरीबों को अमीरों की तरह शॉपिंग करने का मौका देना चाहते हैं। मीन्स के वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इतने सस्ते प्राइस में मिलते हैं। तो अब किस तरह से मिशन को इन्होंने अचीव करना है उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं। लेकिन स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है। सिमिलर फेसबुक सोशल यूटिलिटी दैट कनेक्ट यू विद पीपल अराउंड यू। जो फेसबुक है इसका मिशन क्या है कि हम आपको समाजी यूटिलिटी इत्मीनान फराहम करते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से कनेक्ट रह सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें। दूर दराज लोग होते हैं, फेसबुक के थ्रू हम कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं और अपनी दुनिया मिटाते हैं। तो फेसबुक का बेसिकली ये मिशन स्टेटमेंट है पूरा, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू ब्रेक देयर मिशन स्टेटमेंट इनटू कंपनी करंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड मेक स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के मैनेजर्स के लिए कि वो अपने मिशन स्टेटमेंट को ब्रेक करें और कंपनी के करंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करें, ताकि फिर स्ट्रेटजीज़ बनाएं ताकि उनको अचीव किया जा सके। मीन्स के मिशन तो पता चल गया, फिर हर डिपार्टमेंट को उनका काम बताना है ताकि वो मिशन कंप्लीट करने में हेल्पफुल साबित हो सके। हर डिपार्टमेंट को उनके गोल्स बताने, ऑब्जेक्टिव बताने हैं, फिर हर डिपार्टमेंट अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएगा ताकि उस मिशन को अचीव किया जा सके, जो कंपनी का मकसद है उसको अचीव किया जा सके। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डूइंग एन एक्सटर्नल एनालिसिस। मैनेजर मस्ट डू एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट। हर मैनेजर को अपनी कंपनी के बैरूनी जो अवामिल होते हैं, जो माहौल होते हैं, उसका तज्जिया और जायज़ा डेली करना चाहिए। दिस एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट रेफर टू इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोग्राफिक। ये जो बैरूनी माहौल या क़ुव्वतें या अनासिर होते हैं, ये हमारे इकोनॉमिकल हो सकते हैं, माशी हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बेस पे हो सकते हैं, हमारी सकाफ़त के ऊपर हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हो सकते हैं, या हमारी डेमोग्राफिक आबादी के ऊपर भी हो सकते हैं। ये तमाम अनासिर जो हैं हर कंपनी पे असरअंदाज होते हैं। जब भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी चल रही होती हैं, बिज़नेस हमारा बूम पे जा रहा होता है। जब पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल होती हैं, मुल्क में अच्छा काम कर रहे होते हैं पॉलिटिशियन, तो कारोबार भी बेहतर चल रहे होते हैं। इसी तरह कल्चर भी असरअंदाज करता है, ग्लोबलाइजेशन असरअंदाज करती है। जैसे कि कोविड आ गया था, सब बिज़नेस के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये सारी बातें असरअंदाज करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इन तमाम बातों का जायज़ा और तज्जिया हर वक्त करना चाहिए। दीज फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कांट कंट्रोल देम। ये जो अनासिर होते हैं ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है, ये उनके कंट्रोल में नहीं होते। तो लेकिन इनको टैकल किस तरह से करना है, इन जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं इनका जायज़ा करेंगे तो हम उसको टैकल कर पाएंगे कि हमें पहले से तैयार रहना इन चीज़ों के बारे में। दीज फैक्टर्स कैन बी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट टू मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बैरूनी फैक्टर्स होते हैं ये कभी कभी मौका अच्छा साबित होते हैं किसी कंपनी के लिए और किसी कंपनी के लिए ख़तरा बन जाते हैं, ठीक है। कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है, जैसे कि कोविड आया, हर कंपनी जो थी उसका बुरा हाल था,
लेकिन डिलीवरी कंपनी जो थी लाइक फूड पांडा वो बहुत अच्छा कमा रही थी, ठीक है, कि एक किसी के लिए प्रॉब्लम दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अगर मुल्क में लोड शेडिंग है तो बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम होता है, लेकिन यूपीएस वाले और बैटरीज वाले, सोलर वाले बड़ा अच्छा कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डूइंग इंटरनल एनालिसिस। हमें कंपनी का अंदर से तज्जिया और जायज़ा करना है। इंटरनल एनालिसिस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज विच आर इंपॉर्टेंट टू रन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटरनल एनालिसिस जो है वो हमें एक अहम मालूमात देती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़, काबिलियत क्या क्या हैं, मीन्स के उनके पास कितनी अच्छी मैन पावर है या उनके पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, वसाइल क्या क्या हैं, पैसा कितना है, टेक्नोलॉजी कैसी है, वगैरह वगैरह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के काम आते हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन बना रही है वो बनाने के काम आते हैं। इंटरनल एनालिसिस आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंटरनल एनालिसिस है, ये बताता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, वीकनेस और कमजोरी क्या है। हाउ ईच डिपार्टमेंट इज़ फंक्शनिंग एंड व्हाट इंप्रूवमेंट दे नीड। हर डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कितने बेहतर और कितने कमज़ोर लोग हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या हमें बेहतरी इंप्रूवमेंट उनमें लेके आनी है। इंटरनल एनालिसिस से हमें ये बातें पता चलती हैं। द combined external and internal analysis of organization is known as SWOT analysis। जब हम कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं इसी को हम SWOT एनालिसिस कहते हैं। आप SWOT एनालिसिस का जो लेक्चर है मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बताया गया SWOT एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे भी एक डायग्राम बताई गई है, ठीक है। SWOT एनालिसिस SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ। देयर इज अ डायग्राम ऑफ SWOT एनालिसिस इंक्लूड स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट विच एनी कंपनी में हैव। कि कुछ भी किसी भी कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है और कुछ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट उनको बाहर के माहौल से मिल सकते हैं। अब जैसे कि इंटरनल फैक्टर जो हैं वो हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव होते हैं, वीकनेस और थ्रेट जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। कंपनी की कोई भी स्ट्रेंथ हो सकती है, टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, लीडिंग ब्रांड्स हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, स्किल्ड मैनेजमेंट है, ये उसकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। सिमिलर वीकनेस हो सकती हैं, एब्सेंस ऑफ स्किल्स की कमी होना, वीक ब्रांड्स, लो रिटेंशन, एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाते हैं, पुअर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चेंज कस्टमर का चेंज टेस्ट हो रहा है, किसी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए ये थ्रेट भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होना किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए थ्रेट है। जैसे कि Amazon.com का आना रिटेल स्टोर वालों के लिए, रिटेल बुक स्टोर वालों के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट साबित हुआ। लोअर टैक्सेस का कम हो जाना ये अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नए तरीकों से लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये भी स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी हमारे पास है बड़ी। थ्रेट, टेक्नोलॉजी का एडवांस होना थ्रेट भी हो सकता है। टैक्स का इंक्रीज़ होना, टैक्स का बढ़ जाना थ्रेट है हमारे लिए। चेंज गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट सख्त पॉलिसीज़ बना देती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो ये भी बहुत बड़ा एक थ्रेट है हमारे लिए। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसे कि Amazon का आ जाना, ये थ्रेट है कुछ कंपनियों के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। जब हम जायज़ा ले लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर का, तब हम अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाना शुरू करते हैं। दिस इज़ द स्टेज इन विच मैनेजर फार्मुलेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ये वो स्टेज है, ये वो लम्हा है जब ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। वाइल फार्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, अपनी हिकमत अमली बनाते हुए मैनेजर शुड कंसीडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैनेजर को जो भी बैरूनी माहौल हैं, फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चर एक्सेट्रा, और इंटरनल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, अपने वसाइल और काबिलियत को देखना बहुत ज़रूरी है, कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। सो स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इन प्रॉपर वे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव, ताकि जो हिकमत अमली बनाई जा रही हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। जब आप स्ट्रेटजी फॉर्मेट कर लें कि आपने तरीक़ेकार अपना लिया है कि अपने गोल्स किस तरह से अचीव करना है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, तो अब हमने उसको एक्शन स्टेज पे लेके आना है, जो कि 5वां स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। दिस इज़ 5th स्टेज ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये 5वीं स्टेज है हमारे पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, विच इज़ नोन एज एक्शन स्टेज। इसको एक्शन स्टेज कहा जाता है, जिस पे हम एक्शन कर रहे होते हैं। जितने भी फार्मूलेट किए, कागजी कार्रवाई की है, अब हम उसको प्रैक्टिकल वर्क में लेके आएंगे। वन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड, दिस दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। जब स्ट्रेटजीज बन जाए तो इनको अब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। फाइनली हमारे पास है इवेल्युएटिंग रिजल्ट। फाइनल स्टेप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज इवेल्युएटिंग रिजल्ट। आखिरी जो स्टेप है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वह हमें रिजल्ट को इवेल्युएट करना है कि हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करने के लिए। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है, इट्स मीन हमने सही एनालिसिस किया है, सही स्ट्रेटजीज बनाई है और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया है, अच्छा नहीं आया,
इस मीन के हम सही तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस नहीं कर पाए, डैट इज़ वाई हमारी स्ट्रेटजीज ठीक नहीं बनी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं वो अचीव नहीं हो पाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर दी एंड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको स्लाइड्स चाहिए हो तो आप स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।